नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट दोस्तों एक ऐसा चैनल है जिससे आप अपने हर तरह के प्रश्न को जान सकते हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से कोई टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इन सब का सोल्यूशन आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे मिलेगा दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे बहुत कुछ आपको हासिल हो सकता है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, सक्सेस आपको जल्दी मिले, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है दोस्तों। भारतीय संविधान और व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पे हम दोनों ने डिस्कशन किया। आज हमारा टर्न है आधुनिक भारत के इतिहास पर। तो आइए देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं दोस्तों, अच्छे से उसको समझ रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ MCQ क्वेश्चन भी लगाए हैं। अगर आप वाले प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और टॉपिकों को अच्छे से डिस्कशन देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। हर तरह के टॉपिक, हर तरह के प्रश्न अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, कि रेगुलेटिंग जो एक्ट होता है वो क्या है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसकी जो दोष थे वो किस तरह के थे। चलिए आइए देखते हैं। पहले दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का आगमन 1775 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के साथ शुरू हुआ। बात समझ आई। भारत में जो ब्रिटिश राजनीतिक का प्रभुत्व था उसका आगमन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के साथ शुरू हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। बात समझ आई। ब्रिटिश राजनीति का प्रभुत्व तो आगमन 1775 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से शुरू हुआ और इसी संधि के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें कंपनी राजस्व को नियंत्रित करती थी, जबकि भारतीय अधिकारी जो होते थे वो प्रशासन का प्रबंध करते थे। कंपनी के प्रारंभिक शासन को चिन्हित किया गया। बस में जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी। इसमें कंपनी क्या करती थी कि राजस्व को नियंत्रित करती थी और भारतीय अधिकारी क्या करते थे, प्रशासन का प्रबंधन करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने और मान्यता देने की दिशा में ब्रिटिश संसद का पहला कदम था। यानी जो ब्रिटिश संसद थी उसने पहला कदम क्या उठाया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को वो कंट्रोल कर सके। कई कारकों ने कानून को ज़रूरी बना दिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जिसने ये जो कानून बना था रेगुलेटिंग एक्ट उसको ज़रूरी बना दिया। पहला है, कंपनी का वित्तीय संकट 1772 में 1 मिलियन के ऋण की मांग के रूप में सामने आया। यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो वित्तीय संकट था वो 1772 में आया और कंपनी को क्या हो गया कि 1 मिलियन के ऋण के रूप में सामने आया। यानी कि वो 1 मिलियन का जो उनके ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया दोस्तों। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे है, कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। आगे, बंगाल में कंपनी के शासन और उसके अधिकारियों के अनैतिक आचरण की आलोचना की गई। यानी कि जो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन और उसके जो अधिकारी थे जो उसको देखरेख कर रहे थे, उनके अनैतिक आचरण की आलोचना की गई। यानी उनका बिहेवियर क्या था, सही नहीं था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है, बंगाल के गवर्नर को पदोन्नत करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या किया गया, उनकी उन्नति की गई, उनका प्रमोशन कर दिया गया और उनको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे प्यारे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आगे है, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की सहायता करती थी तथा विधायी शक्तियों को केंद्रित करती थी। यानी जो इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनी थी वो क्या करती थी, गवर्नर जनरल की सहायता करती थी तथा विधायी शक्तियों को केंद्रित करती थी। आगे है प्यारे दोस्तों, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल
गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। यानी बम्बई हो गई, मद्रास हो गए, इनके जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे। बात समझ आ रही है दोस्तों? इसी तरह से समझते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं आगे पे है दोस्तों कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 की बात है और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश बने। यानी कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1774 ईस्वी में। और कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके पहले जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। आगे है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो कंपनी के जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनको अपना खुद का बिजनेस करने और रिश्वत लेने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे है, निदेशक मंडल को भारत में कंपनी के राजस्व और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट देना आवश्यक था। यानी जो मंडल की देखरेख करते थे, जो वो क्या करते थे कि भारत में कंपनी के राजस्व, यानी कि भारत की कंपनी का जो राजस्व इकट्ठा होता था वो, और सैन्य मामलों की रिपोर्ट बनाकर किसको देते थे? मंडल को देते थे। आगे चलते हैं। आगे पे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट का जो विश्लेषण है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की नींव रखी और दोहरे प्रशासन के मुद्दों को सुलझाया। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो विश्लेषण है वो क्या कहता है कि इस अधिनियम ने क्या किया कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली डाली, ठीक है, उसकी नींव रखी गई और दोहरे प्रशासन के मुद्दों को सुलझाया। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी थीं। पहला क्या चुनौती थी कि गवर्नर जनरल के पास अधिभावी शक्तियों का अभाव था। यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उनके पास क्या था? बहुत सारी शक्तियों की अभाव थी, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ नहीं दी गई थी, जिसके कारण विधायी गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इसके कारण उनके बीचों में क्या हो गया था? कुछ गतिरोध उत्पन्न हो गया था। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के, बस समझिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अनिर्धारित अधिकार क्षेत्र के कारण गवर्नर जनरल की परिषद के साथ टकराव उत्पन्न हो गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसके अधिकार क्षेत्र के कारण, यानी उनको जो कम लिमिट क्षेत्र दिया गया था, कम शक्तियां दी गई थी, उसके कारण गवर्नर जनरल की परिषद के साथ उनके बीच में क्या हो गया? टकराव उत्पन्न हो गया। प्यारे दोस्तों समझ में आइए आगे देखते हैं। अपनी कंपनी के बावजूद इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की। यानी कि 1773 के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्यारे दोस्तों, उनकी जो मौजूदा कमियां थीं, उन कमियों के बावजूद भी अधिनियम ने, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की। आगे है, बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने क्या किया? ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच के लिए बाध्य कर दिया। यानी बंगाल के जो खराब प्रशासन था उसकी परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश संसद ने क्या की? ब्रिटिश संसद को क्या हुआ? बाध्य होना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच करने के लिए। आगे देखते हैं। इस जांच में कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आए। इस जांच में क्या हुआ कि कंपनी के जो बहुत ऊंचे पोस्ट पे जो अधिकारी थे उनके द्वारा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने के मामले सामने आए। उस समय कंपनी के वित्तीय संकट से भी गुजर रही थी। उस समय क्या था कि कंपनी एक तो वित्त संकट से गुजर रही थी और वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे वो क्या करते थे? अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते थे और ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1 मिलियन पाउंड के ऋण के लिए आवेदन भी भेज चुकी थी। यानी जो ब्रिटिश सरकार, जो संसद थी, वो क्या करती थी कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1 मिलियन पाउंड के कर्जे के लिए क्या कर सकती थी? ऋण यानी कि उधार लेने के लिए वो आवेदन भी भेज चुकी थी। आइए आगे देखते हैं। आगे प्यारे दोस्तों कि ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि जब ये देखा कि भारत में कंपनियों की गतिविधियों को कंट्रोल करने, यानी कि कंपनी के आगे प्रोसेस के लिए, उनके जो कार्यों हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ? कुछ नियम बनाए जाएँ। उसी नियम के तहत ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। आगे है, यह एक्ट भारत के संबंध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहले कदम था। यानी ये जो एक्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ये भारत के संबंध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। भाई दोस्तों, इस एक्ट का जो उद्देश्य था वो व्यापारिक कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने की ओर एक कदम बढ़ाना था। यानी कि इस एक्ट को बनाने का क्या उद्देश्य था कि जो व्यापारिक कंपनी थी उनके हाथों से
राजनीतिक शक्ति को छीनना था। आगे है प्यारे दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की गई। कुछ विशेष कदम उठाए गए। कंपनी की कलकत्ता फैक्ट्री के अध्यक्ष, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। बात समझ में प्यारे दोस्तों, जो फैक्ट्री का अध्यक्ष कौन होता था? कलकत्ता फैक्ट्री का जो अध्यक्ष था, यानी वो कौन होता था? बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की गई, यानी कि प्रशासन किस तरह से किया जाए उसके नियम बनाए गए, उनके क्या क्या कार्य होने चाहिए वो बनाए गए। बात समझिए, आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सक्सेस माइंडेड से जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ हासिल होगा दोस्तों। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। आइए आगे देखते हैं। पहले दोस्तों, कंपनी के भारत में स्थित सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी के भारत में स्थित सभी क्षेत्रों का गवर्नर, यानी जो जो क्षेत्र थे हर क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया। और बम्बई के, मद्रास के 2 अन्य गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया। यानी कि पहले तो भारत के सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद क्या किया गया, जो बम्बई और मद्रास थे इनके गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के एक परिषद का भी गठन किया गया। आगे है, इस एक्ट में न्यायिक प्रशासन के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। बस में इस एक्ट में क्या किया गया कि न्यायिक प्रशासन के लिए, यानी कि न्याय दिलाने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। बहुत जल्द ही रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ उजागर होने लगी। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और परिषद के सदस्यों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थीं वो सामने आने लगी और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो परिषद के सदस्यों के बीच, उनके बीच में क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके जो न्यायाधिकरण और परिषद के साथ संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य था वो बहुत सही तरीके से नहीं हो रहा था। क्या कारण था कि जो न्यायाधिकरण था, यानी जो न्याय करने का तरीका था, और जो परिषद के साथ उनके बीच में संबंध को क्या थी, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि कैसा होने चाहिए। आगे, साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं था कि वे भारतीय कानून का अनुसरण करेंगे या फिर ब्रिटिश कानून का। यानी कि ये भी स्पष्ट नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट थी वो किसका अनुसरण, भारतीय कानून का अनुसरण करेंगे कि ब्रिटिश कानून का। इस न्यायालय ने मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान और जाति से ब्राह्मण नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, जबकि भारत में इस अपराध के लिए किसी भी ब्राह्मण को मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती थी। बात समझाई, यानी कि ब्रिटिश कानून का जो है वो अनुसरण करें। इस न्यायालय ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान और जाति से पूर्व दीवान जो जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था, मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान का नाम नंद कुमार, जिनको जालसाजी के आरोप में क्या किया गया, मृत्युदंड की सज़ा दी गई, जबकि भारत में इस अपराध के लिए कोई मृत्युदंड की सज़ा नहीं थी। आगे है, इस मामले ने बंगाल में काफ़ी सनसनी पैदा कर दी। इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्पष्ट नहीं हो सका। बात समझे प्यारे दोस्तों, इसे समझते रहिए। आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ से ब्रिटिश एक्ट के कुछ दोषों को। पहला क्या है कि काउंसिल द्वारा गवर्नर जनरल पर नियंत्रण की स्थापना, ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट के दोष हैं। क्या है कि गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सर्वोच्च पदाधिकारी था, किंतु समस्त कार्य काउंसिल की बहुमत से ही निर्धारित किए जाते थे। यानी जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश इंडिया का सर्वोच्च पदाधिकारी तो था, लेकिन उसके जो जितने भी कार्य थे वो काउंसिल के बहुमत से होते थे, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता था। आगामी काल में इसने अनेक दोष सिद्ध किए। गवर्नर जनरल किसी भी कार्य को शीघ्रता से संपन्न नहीं कर सकता था। काउंसिल में पेश किए गए विषय पर वाद विवाद किया जाता था, इसमें समय काफ़ी लग जाता था और समय की बर्बादी होती थी। बस में गवर्नर जनरल के किसी भी कार्य को जल्दी से संपन्न नहीं कर सकता था। यानी जो गवर्नर जनरल था वो अपने किसी भी कार्य को जल्दी संपन्न नहीं कर सकता था। काउंसिल में जो पेश किए जाते थे विषय पर विवाद होते थे और इसमें क्या होता है, काफ़ी समय लग जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के पारस्परिक संबंध अच्छे नहीं थे। यानी गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में जो संबंध था वो अच्छे नहीं थे। समिति प्रयोग गवर्नर जनरल की विपरीत निर्णय देती थी। यानी जो समिति थी, जो काउंसिल थे, उनका जो निर्णय आता था वो गवर्नर जनरल के विपरीत आता था।
इससे स्थिति का विवरण जानना निश्चित ही था। ठीक है, इससे स्थिति का विवरण क्या था, जानना निश्चित ही होता था कि मतलब गवर्नर जनरल के जो कार्य करता था उस पर तो काउंसिल का अधिकार था और काउंसिल के अकॉर्डिंग ही क्या करता था, गवर्नर जनरल काम करता था। लेकिन कभी भी गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेता था वो समिति के विपरीत होता था, यानी कि समिति जो निर्णय लेती थी वो गवर्नर जनरल के विपरीत होता था। बस में आगे देखते हैं। आगे दूसरा है प्यारे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की अधीनता में गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की समिति उच्चतम न्यायालय के अधीन थी और जो गवर्नर जनरल की जो समिति थी वो किसके अधीन थी, उच्चतम न्यायालय के। इसके द्वारा पारित किए गए नियम को उच्चतम न्यायालय ही अवैध घोषित कर सकता था, यानी कि जो समिति थी वो क्या करती थी, वो जो भी नियम बनाते थे उसको पारित किए गए अगर, तो उसके नियम को उच्चतम न्यायालय ही वैध या अवैध घोषित कर सकती थी। आगे चलते हैं। आगे पे दोस्तों गवर्नर तथा गवर्नर जनरल इनके बीच के संबंध को देखते हैं। तो पहले दोस्तों मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसकी राय के बिना ही वे किसी देशी राजा से संधि या युद्ध नहीं कर सकते थे। यानी मद्रास या मुंबई के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसके तहत मुंबई या मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसी भी देश के राजा से संधि या युद्ध नहीं कर सकते थे। इससे उनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे सत्ता होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो एक तरह से समाप्त हो गई थी। परामर्श ग्रहण करने में देरी लगने के कारण जो प्रयोग कार्य थे वो उचित रीति से संपन्न नहीं हो पाते थे। ये भी एक उनका दोष है। आगे चलते हैं। आगे दोष है दोस्तों कि कंपनी के कर्मचारी के आर्थिक लाभ का प्रयास न करना, यानी जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके आर्थिक लाभ का बहुत अधिक प्रयास नहीं किया जाता था। क्यों, आइए देखते हैं। इस अधिनियम से कंपनी के कर्मचारियों की व्यक्तिगत व्यापार को हानि पहुंचाई गई। बात समझे, यानी इस अधिनियम से कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत जो व्यापार था उसे आहत पहुंचाई गई। ठीक है, यानी कि उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। बात समझे भैया दोस्तों, आगे चलते हैं। इस कारण कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी आय के अन्य साधन ढूंढने निकाले, यानी जब कर्मचारियों के आय और व्यापार का नुकसान होने लगा, उनकी कोई आय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कर्मचारियों ने अपनी आय के कोई दूसरे साधन ढूंढ निकाले। आय किन साधनों ने धूस पूरी तरह भ्रष्टाचार के रूप ले लिया, यानी जो आय के जो साधन थे उसने क्या किया कि लोगों से घूस लेकर के अपने आय को बढ़ाने लगे, तथा इसी प्रकार रेगुलेशन एक्ट में यह महत्वपूर्ण दोष था। दोस्तों दोष लिखा है, ये दोष होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है उच्चतम न्यायालय के निश्चित अधिकार, यानी जो उच्चतम न्यायालय थी कलकत्ता की, उसके जो अनिश्चित अधिकार के बारे में देखते हैं। ये भी एक दोष है। इस एक्ट में क्या था कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। बात समझ में आई। इस रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा यह अंग्रेजी प्रथा के मुकदमों का निर्णय कर सकता था, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के निश्चिताधिकार क्या है कि इस एक्ट ने उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया था कि उनका अधिकार क्षेत्र कितना है, कि वो उनका कौन कौन सा अधिकार दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। समझ में। इस रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा यह अंग्रेजी प्रथा के मुकदमों का ही निर्णय कर सकता था। आगे है अंग्रेज़ों की प्रजा में अंग्रेज तथा भारतीय दोनों का समावेश था, यानी जो अंग्रेजी प्रजा थी उसमें अंग्रेज भी थे और भारतीय दोनों थे। आगामी समय में इससे अनेक दोषों की उत्पत्ति हुई। इसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए। आगे चलते हैं। तो आगे पे दोस्तों इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि अंग्रेजी तथा भारतीय कानूनों के आधार पर निर्णय किया जाएगा, यानी इस बात का निर्णय नहीं था कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारतीय कानून के आधार पर लिया जाएगा कि अंग्रेजी कानून के। इस एक्ट में कंपनी के द्वारा स्थापित नहीं आ रही तथा उच्चतम न्यायालय के मध्य पारस्परिक संबंध का भी स्पष्टीकरण ही था, यानी इस एक्ट में कंपनी के द्वारा यह स्थापित नहीं हो सका था कि उच्चतम न्यायालय के मध्य पारस्परिक संबंध का भी स्पष्टीकरण ही था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। इस एक्ट में कंपनी के द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसका स्पष्टीकरण कैसा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद द्वारा संपन्न किए गए नियुक्ति संबंधी कुछ कार्य, यानी संसद के द्वारा जो संपन्न किए गए नियुक्ति संबंध, किसी की नियुक्ति यानी किसी को चुनने की जो कार्य था उसको देखते हैं। तो पहले दोस्तों संसद जो थी
उसके द्वारा कई नियुक्तियाँ अनुचित थी। यानी वो किस तरह से चुनता था, उसके चुनने का तरीका क्या था, अनुचित था। संसद के द्वारा 4 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। उनमें से कुछ को तो भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी नहीं था। इसमें फ्रांसीसी और क्यूरिंग के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। उनके मन में यह पूर्ण धारणा बनी रहती थी कि भारत का शासन दोषपूर्ण है। बात समझिए प्यारे दोस्तों, उनके मन में क्या रहता था कि ये बना रहता था कि भारत की जितनी भी धारणा है या जितने भी शासन हैं वो क्या है, वो सब दोष सिद्ध हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि उनके बीच मतभेद भी होते रहते थे दोस्तों। तो फ्रांसीसी और केवरिंग के नामों का उल्लेख किया जा सकता है इसमें। और संसद के द्वारा जो भी संपन्न किया जाता था नियुक्ति के कार्य, उनके बारे में क्या है कि जो संसद जिनको भी चुनती थी उनके चुनने का जो तरीका था वो क्या था, अनुचित था। ठीक है, और संसद के द्वारा 4 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई थी और जो भी चुने गए थे उनमें क्या हुआ, भारत की वास्तविक स्थिति का उनको ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगती है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, जिससे आपका भी भला हो, उनका भी भला हो। और दोस्तों जब कोई ज़्यादा कोई चीज़ कोई देखेगा तो हमारा और मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं कि जिससे आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।